आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। केस स्टडी थर्ड डिग्री का हानिकारक और घातक उपयोग। थर्ड डिग्री का सबसे काला पक्ष उन मामलों में दिखाई देता है जहां इसका परिणाम निर्दोषों की मृत्यु या उनके जीवन भर के मानसिक और शारीरिक आघात के रूप में निकलता है। ये मामले पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हैं। संथानकुलम मामला 2020। बर्बरता की पराकाष्ठा। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में संथानकुलम में पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की हिरासत में हुई मौत आधुनिक भारत में पुलिस क्रूरता का सबसे विभत्स उदाहरण है। उन्हें केवल कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले खोलने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस स्टेशन के भीतर उन्हें घंटों तक पीटा गया और उनके साथ यौन हिंसा की गई। उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि जेल भेज जाने से पहले उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई थी। मजिस्ट्रेट ने उन्हें शारीरिक रूप से देखे बिना ही रिमांड पर भेज दिया। जीडी के वसु दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था। जून 2020 में दोनों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। जनता के भारी आक्रोश और सीबीआई के जांच के दौरान 2026 में मदुरई के एक अदालत ने इस मामले में 9 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। यह निर्णय पुलिस जवाबदेही की दिशा में एक दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसी प्रकार गुरुग्राम के राय इंटरनेशनल स्कूल में 7 वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच थर्ड डिग्री के माध्यम से परिणाम निकालने की जल्दी में एक सटीक उदाहरण है। हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने बस कंडक्टर और अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि उसने अपना अपराध कबूल किया है। अशोक कुमार ने बाद में खुलासा किया कि पुलिस ने उसे उल्टा लटकाया, डंडों से पीटा और बिजली के झटके दिए ताकि वह हत्या की बात स्वीकार कर ले। उसे इंजेक्शन दिए गए जिससे वह अर्धचेतन अवस्था में रहा, जो पुलिस ने कहा उसे दोहराता रहा। जब मामला सीबीआई के पास गया तो वैज्ञानिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला हत्या उसी स्कूल के 11वीं कक्षा के एक छात्र ने की थी। अशोक कुमार को निर्दोष पाया गया और उसे रिहा कर दिया गया। इस मामले ने यह सिद्ध कर दिया कि थर्ड डिग्री से प्राप्त इकबालिया बयान अक्सर सच्चाई से सुदूर होते हैं। इसी प्रकार निठारी हत्याकांड और सुरेंद्र कोहली के आरोपों के अनुसार नोएडा के निठारी हत्याकांड ने 2006 में पूरे देश को हिला दिया। मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोहली पर दर्जनों बच्चों की हत्या और उनके मांस खाने के आरोप थे। कोहली को नई मामलों में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे कई मामलों में बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि कोहली का इकबालिया बयान यातना और अनुचित दबाव के तहत लिया गया था। कोहली ने बार बार दावा किया कि पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया, साक्ष्य गढ़ने के लिए मजबूर किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की इस बात के लिए आलोचना की। उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्यों के बजाय केवल जबरन इकबालिया बयान पर भरोसा किया। जांच एजेंसियों का एक वर्ग यह तर्क देता है कि थर्ड डिग्री के बजाय निरंतर पूछताछ और मनोवैज्ञानिक दबाव जटिल अपराधों और आतंकवाद के मामलों में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। हालांकि ये विधियां विवादास्पद हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें सूचना प्राप्ति के लिए उपयोगी बताया है। 1993 के सिलसिलेवार इन बम धमाकों के बाद तत्कालीन युवा पुलिस अधिकारी राकेश मारिया के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी ने बड़ी सफलता हासिल की। मारिया ने संदिग्धों को मानसिक स्थिति को समझने के लिए उनसे एक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी विशिष्ट पूछताछ तकनीकों का उपयोग किया। उनके नेतृत्व में पुलिस ने एक लावारिस मारुति कार और मेमन परिवार के ठिकानों का पता लगाया, जिससे पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। इस पूछताछ के परिणाम स्वरूप 2300 किलोग्राम से अधिक RDX AK-56 राइफलें और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। मारिया ने अपनी पुस्तक लेट मी इज नाउ में उल्लेख किया कि कट्टर अपराधियों से सच उगलवाना एक कला है, जिसमें कभी कभी सख्त रुख अपनाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर बर्बर थर्ड डिग्री के उपयोग के बजाय मनोवैज्ञानिक बढ़त प्राप्त करने पर जोर दिया।
मुंबई के 26/11 मामलों के दौरान जीवित पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब से पूछताछ भारतीय खुफिया पुलिस एजेंसियों ने बड़े महत्वपूर्ण रूप से की थी। कसाब की पूछताछ के दौरान भारतीय अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने का प्रयास किया ताकि साक्ष्य की कानूनी वैधता बनी रहे। कसाब की न्यायिक हिरासत में रखा गया। मजिस्ट्रेट ने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि उस पर कोई शारीरिक दबाव ना हो। कसाब ने पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं, प्रशिक्षण शिविरों और पूरी साजिश के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यहाँ लेयर्ड वायर्स एनालिसिस ऐसे वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया ताकि उनके बयानों की सत्यता जांची जा सके। कसाब की जीवित गिरफ्तारी और उसके द्वारा की गई जानकारी के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भूमिका को सिद्ध करने में भारत की मदद की। पुलिस अधिकारी अक्सर थर्ड डिग्री के उपयोग में एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते आए हैं। शोध बताते हैं कि पुलिस कर्मियों के बीच 3 प्रमुख विषय थर्ड डिग्री के उपयोग को तार्किक बनाते हैं: हिरासत की अवधि, अविश्वास और बरामदगी। कानून के तहत पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसके बाद पुलिस रिमांड प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक पूछताछ के लिए उनके पास केवल 3-4 घंटे ही बचते हैं। परिणाम जल्दी देने के दबाव में वे अक्सर शॉर्टकट के रूप में थर्ड डिग्री का उपयोग करते हैं ताकि संदिग्ध जल्दी सच उगल दे। भारतीय कानूनी प्रणाली में पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई साक्ष्य कीमत नहीं है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह अविश्वास औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है और उन्हें अक्षम महसूस कराता है। इस अविश्वास की क्षतिपूर्ति करने और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वे हिंसा का ही सहारा लेते हैं ताकि ये ऐसी जानकारी निकाल सकें जिसे स्वतंत्र साक्ष्यों से पुष्ट किया जा सके। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पुलिस को यह प्रोत्साहन देती है कि अभियुक्त को इतना प्रताड़ित करें कि वह किसी हथियार या माल की बरामदगी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यह बरामदगी अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य होगी। पुलिस के लिए बरामदगी सफल जांच का सबसे बड़ा प्रमाण मानी जाती है। हिरासत में यातना का प्रभाव केवल पीड़ित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी संस्था को प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि यातना के पीड़ितों को अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, गंभीर अवसाद और चिंता का सामना करना पड़ता है। अशोक कुमार जैसे मामलों में शारीरिक चोटें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन सामाजिक कलंक और मानसिक घाव जीवन भर रहते हैं। यातना केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी घायल करती है और ये आघात इतना गहरा होता है कि इसे भरना असंभव है। जब पुलिस थर्ड डिग्री को अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बना लेती है तो ये वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य एकत्र करने की ही कला को भूल जाती है। इससे पुलिस और जनता के बीच की खाई और गहरी हो जाती है। विशेष रूप से हाशिए के समुदायों को इस हिंसा का खामियाजा सबसे अधिक भुगतना पड़ता है। सांख्यिकी के रूप से भारत में हिरासत में होने वाली मौतों में 60% से अधिक गरीब और वंचित समुदायों से होती है। भारत में हिरासत में यातना और मौतों के आंकड़े डरावने हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मानवाधिकार सुरक्षा उपायों के बावजूद स्थिति में सुधार धीमी गति से हो रहा है। इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई और भी गंभीर है, क्योंकि कई मामलों में पुलिस इन मौतों को बीमारी या आत्महत्या के रूप में दर्ज कराती है। NHRC ने पाया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अक्सर पुलिस के पक्ष में तैयार की जाती है और सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाता है। भारत में पुलिस सुधारों की चर्चा दशकों से हो रही है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासनिक जड़ता ने उन्हें धरातल पर आने से रोका है। 1977 का राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1998 की रिव्यू समिति और 2003
की माली मत समिति ने यह स्पष्ट रूप से जांच और कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करने और वैज्ञानिक जांच विधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। भारत ने 1997 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि करने से भारत यातना को एक विशिष्ट अपराध बनाने के लिए बाध्य होगा। पुलिस को थर्ड डिग्री के बजाय रिपोर्ट आधारित पूछताछ, फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और आधुनिक तकनीक के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और मजिस्ट्रेटों को रिमांड प्रक्रिया के दौरान अधिक सतर्क रहना चाहिए। भारत ने हाल में ही अपने आपराधिक कानूनों में बदलाव किया है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में कुछ सुधारों का यह वादा किया गया है, लेकिन जब तक पुलिस की शक्ति केंद्रित संस्कृति नहीं बदलती, तब तक थर्ड डिग्री का खतरा बना रहता है। भारतीय पुलिस ने थर्ड डिग्री का इतिहास दमनकारी और औपनिवेशिक मानसिकता और आधुनिक न्याय प्रणाली की विफलता का संगम है। जहां तक एक ओर ये रॉयल इंटरनेशनल और संथानकुलम जैसे मामलों में निर्दोषों के लिए अभिशाप साबित हुई है, वहीं दूसरी ओर 1993 और 2611 जैसे जटिल मामलों में जांच एजेंसियां इसे जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक जरिया मानती हैं। वास्तव में थर्ड डिग्री का उपयोग केवल पुलिस की अक्षमता और वैज्ञानिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए यह अनिवार्य है कि एक पुलिसिंग के शक्ति और हिंसा वाले मॉडल को बदलकर सेवा और मानवाधिकार आधारित मॉडल को अपनाएं। जब तक पुलिस को इकबालिया बयान और बयानबाजी के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों और वैज्ञानिक विश्वसनीयता के आधार पर आंका जाएगा, तब तक थर्ड डिग्री का यह अंधेरा अध्याय भारतीय न्याय प्रणाली का हिस्सा बना रहेगा। न्याय का अर्थ केवल अपराधी को पकड़ना नहीं, बल्कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना भी है, क्योंकि अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त किया गया न्याय स्वयं में एक अन्याय है। मेरी दृष्टि से पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान अपनाई जाने वाली थर्ड डिग्री एक गैर कानूनी और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय कानून में शारीरिक मानसिक यातना देने की कोई अनुमति नहीं है। जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए, व्यक्ति या अभियुक्त निर्दोष माना जाता है। अतः थर्ड डिग्री जैसे विषय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पुलिस अधिकतर थर्ड डिग्री का प्रयोग करती है, तो उस पर भी आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अनुसार मुकदमा कर सकते हैं। मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। थर्ड डिग्री के उपयोग के बजाय मनोवैज्ञानिक बढ़त प्राप्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और बहुत ध्यानपूर्वक आपने मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद।